ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम एनडीए की बात कर लेते हैं, क्योंकि नजर लोगों की निगाहें जो है एनडीए पर भी है। एनडीए की सरकार है बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए की भी प्लानिंग उसी तरीके से चल रही होगी कि सरकार को बचाया जाए, फिर से एक मजबूत सरकार बनाई जाए। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में भी जो है गुत्थी काफी जो है कह सकते हैं कि उलझी हुई है। क्या ये सुलझ गया है, ये जानने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, एनडीए जिसमें जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक साथी उनके घट गए हैं जो पिछले चुनाव में थे, मुकेश सैनी। तो एनडीए में इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना था, उसको अगर देखेंगे तो चिराग पासवान की एक नई एंट्री हुई है। अब ऐसे में चिराग पासवान 2, 4, 5 सीट तो मानने वाले नहीं है, तो उनको लेकर के एक मेजर सीट जो है दोनों बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, जेडीयू, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस पर किस तरीके से सीट शेयरिंग पे काम कर रही है एनडीए? देखिए, पिछले चुनाव का भी एक देखना, गौर करना होगा। आपको याद होगा, आपने ठीक ही कहा कि इस बार एनडीए में एक तो चिराग पासवान की आमदनी हो गई है। विधानसभा के चुनाव में तो उनका लक्ष्य क्या था? पिछले चुनाव में चिराग इफेक्ट था, नीतीश कुमार को सत्ता में आने से रोकना था। मैंने वो जहां नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे और नीतीश कुमार की लंका को आग लगाने के लिए तैयार बैठे थे। कुछ हद तक सफलता मिली, खुद की निजी जीत जिसको कहिएगा, एक सीट मिली थी। 135-37 सीट पर वो लड़े थे, 9 सीट पर सेकेंड भी थे। मैंने जमानत तो ज्यादा सीट पर जमानत भी जब्त हो गई थी। एक में बाद में वो विधायक जीता भी, तो वो विधायक जा मिला जदयू से। तो एक अब चेंज आया है कि उसके बाद के चुनाव में वो हनुमान जो है बजाता उस परिवार में ही शामिल हो गए। और इस चुनाव में नीतीश कुमार अभी जो बिहार फर्स्ट करते थे, अब नीतीश फर्स्ट करना है। भले सीट के दावेदारी को लेकर ही तरह तरह के बयान अभी आते रहते हैं लोजपा की ओर से, कभी कुछ कभी चिराग पासवान के बहनोई हैं जो जमुई से सांसद हैं, वही कुछ बयान देते रहते हैं। तो थोड़ा एक कहिए कि संशय विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन इस सब मैं मानता हूँ सीट की दावेदारी को लेकर है। लोकसभा चुनाव में चिराग भी लड़े, जीते, उनके बहनोई जमुई से जीते और 5 सीट लड़े। 100% स्ट्राइक रेट था। स्वाभाविक एक पार्लियामेंट क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें होती हैं, तो दावेदारी कहें यदि लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे तो 6 सीट पर दावेदारी एक स्वाभाविक बनती है। अब वो तय है कि इस बार 25 से 30 सीट की हिस्सेदारी विधानसभा के चुनाव में मिली। अभी कोई एक विधायक नहीं है, तो एक बड़ा बदलाव होगा। इसमें कितने सीटें चिराग के खाते में जाती दिख रही है? तो 25 से 30 तो मैंने आपको कहा, 30 तो उसका स्वाभाविक दावा है। 25 से 30 पर मान जाएंगे? मानना ही पड़ेगा ना। देखिए, यही 30 सीट नहीं मिलने के कारण चिराग ने अपनी अलग राह अपनाई थी पिछले चुनाव में। तो इस बार 30 में तो मुझे लगता है कि कोई 30 मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और मिलना स्वाभाविक भी है। तो चिराग का जब एकोमोडेशन हो जाता है। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, पिछले चुनाव में वो एआईएम के साथ चुनाव लड़ रहे थे, कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर लोकसभा पार्टी भी अलग थी, इस बार पार्टी भी अलग है। हाँ, अब इस बार आ गए वो, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, खुद हार गए। तो चलिए, एक इस महागठबंधन में न जाएं, इधर ही रहें जो कुछ। हाँ, तो राज्यसभा का सांसद बना दिया बीजेपी ने। अब कुशवाहा के नेता हैं, कुशवाहा के चेहरा हैं, कुशवाहा की राजनीति करते हैं। तो इस चुनाव में नेचुरल है कि उनको भी उनके कुछ पसंदीदा कैंडिडेट को पसंदीदा सीट मिले, तो 5 सीट उनको भी दिया जा सकता है। तो ये 2 नए पार्टनर इधर आ गए हैं। ये भी याद कीजिए कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी उधर थे, 4 विधायक जीते थे, 9 सीटें मिली थी, 11 सीटें मिली थी। अब उसमें उन्होंने भी पाला बदला। बाद में तो जो आपको याद होगा, चुनाव हारने के बाद भी वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। फिर जो कुछ एक हुआ यूपी चुनाव के बाद, जो उनका अपना है, वो चलिए आज इस पाले में आ गए, उनके सारे विधायक जा मिले बीजेपी के साथ। तो अब एक चेंज हो गया, इधर आ गए हैं, तो इधर तो अब उनको डिप्टी सीएम का चेहरा ही बन रहा है। तो अब एक सामाजिक समीकरण भी इसका बदला है और एनडीए में
सीट एकोमोडेशन को लेकर सबसे पहला सवाल चिराग और फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा। मांझी तो अपनी जगह है, उनके 4 विधायक हैं और आप 4 सीट दबाओ तो 10, 40 और कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हाँ, तो 7 की जगह 8 मिल जाए, 10 मिल जाए, कुल मिला जुलाकर सीट को लेकर के वहाँ इस बार वो स्थिति नहीं दिखने को मिलेगी जो पिछली बार लास्ट डे कहिए कि मौर्या होटल में यहाँ सीट शेयरिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था और मुकेश सहनी वहां से भाग खड़े हुए थे कि भाई हमको तो पीठ में ही क्या मारा गया और वो आप मिले इधर और बीजेपी ने उनको गले लगा लिया था। तो कुल मिला जुलाकर एनडीए में जो जैसा मैंने आपसे कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बैठक नहीं हुई औपचारिक सभी सहयोगी दलों की, अपने अपनी दावेदारी हो रही। हाँ, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बिहार के बीजेपी के सभी दिग्गजों की बैठक हुई और उसमें चुनाव की स्ट्रेटजी मिलजुल कर लड़ना है, सभी 225 सीट मेरे लिए महत्वपूर्ण है और फिर पार्टी होमवर्क कर रही है। वह 80 विधायक उसके हैं, स्वाभाविक है कि 80 विधायक में किसको बेटिकट करेगी वो तो उसका अपना सिर दर्द है, लेकिन 80 सीट तो उसका तय है कि 80 से कम नहीं लड़ना है। जदयू के 43 सीट है, 43 सीट में अभी सीएम चेहरा है, उन्हीं की अगुवाई में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ना है। ये बार थोड़ी परिस्थिति भी भिन्न है कि उधर ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं और संजय झा दोनों बीजेपी के एक सेतु करीब, सब कुछ अब एक परिस्थिति बदल गई है। तो कुल मिलाकर सीटों की वो दावेदारी नहीं होगी जो पिछले चुनावों में अब तक देखते रहे हैं कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में लड़ा। बाद हुआ पिछला लोकसभा का चुनाव कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। तो इस बार विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी ही बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। उसकी सीटें जदयू से अधिक जरूर होंगी। अब वो 2, 4, 5, 10 जो रहे 80 वाला विधायक बीजेपी कितने 100 से ऊपर सीटें पर लड़ेगी, नीचे सीटों पर लड़ेगी? ये 100 सीट उससे 2-4 सीट कम, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। अब वो फिर उनका रिजल्ट क्या आता है ये निर्भर करता है कि जदयू का इस बार मुझे लगता है कि कोई कोर कसर तो नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है कि अपने वोट बैंक को सहेजने संभालने और इसके लिए जितना तरह का अभी फ्री बीज रियायत घोषणा की है उन्हें सत्ता में फिर कायम रखने के लिए, एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए सरकार ने अपने स्तर से कोई को देखा। प्रधानमंत्री हर महीने आ रहे हैं, फिर 15 सितंबर को आ रहे हैं, अभी गया यहाँ पूर्णिया और वहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कोई 13,000 की योजनाओं का सौगात देने जा रहे हैं, कई बड़े पुल सड़क परियोजना का। और रोज केंद्र से मिली सहायता के बाद आपने देखा कि यहाँ 6 वे लेन एक्सप्रेस वे सब कुछ बन रहा है बिहार में। तो कुल मिलाकर कितनी सीटों पर देख रहे हैं सर जेडीयू को इस बार, कितनी सीटें पर चुनाव? देखिए जदयू कोई भी तो 70-75 सीट से तो कम नहीं लड़ेगी। इतना तो मुझे लगता है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। तो यदि 75 से 80 यदि जदयू लड़ेगा तो 100 के आसपास बीजेपी लड़ने जा रही है। बराबर सीट वाला ये अध्याय मुझे लगता है कि शायद इस बार वो पिछले चुनावों की तरह रिपीट नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं ये चुनाव में बीजेपी सत्ता, मतलब बीजेपी 100 से ये माना जा सकता है कि बीजेपी 100 से ऊपर और जेडीयू 100 से कम पर। हाँ, ये तो तय है। और इस चुनाव में देखिए, इस चुनाव में बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि भाई फिर आगे भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अभी तक ये घोषणा हुई क्या? लोकसभा के पिछले चुनाव में के पहले आपको याद कीजिए नीतीश कुमार के बारे में घोषणा की दी थी। 20 के चुनाव के पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अभी तक ये बातें उठ रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही सीएम तो है ही, वो आगे भी सीएम होंगे, ये वायदे से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। कुछ नीतीश कुमार की उम्र और सेहत का भी एक सवाल है। और मुझे लगता है कि इस बार फिर वही डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा और फिर नीतीश कुमार का नेतृत्व, अभी तो है नेता वो, इसी फॉर्मूले से चुनाव लड़ा जाएगा। और उसमें जो आपने संख्या बताई है कि 100 और 100 के आसपास, उससे कुछ घट बढ़ बीजेपी, 75-80 जिसको कहिए वो जदयू, और फिर 15 से 20 या अभी तो 25 से 30 सीट चिराग, बाकी फिर मांझी का भी उसी तरह से 4 सीट पर वो लड़े थे। 7 सीट मिली थी पिछली बार, तो 7 से 10 अवसर मिलेगा। तो यही तो है स्थिति। वो उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट मिल सकती है। तो इसी फॉर्मूले पर एनडीए में सीट का होगा। और अभी सभी दलों की औपचारिक बैठक होनी बाकी है। सब लोग अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। अभी तो सीट की दावेदारी हो रही है। देखिए, हर चुनाव के पहले जब तक सीट तय नहीं हो जाता है
तब तक किसी तरह से पार्टियां अपनी दुकानदारी जिसको कहते हैं, पार्टी भी तो चलाना अब दुकानदारी नहीं हो गई है। जो टिकट के दावेदार होते हैं उनको समझाया जाता है कि बस अब आपके लिए हम लड़ ही रहे हैं, अभी मिल जाएगा तो लड़िएगा। तो यही तो अभी की स्थिति है। और मुझे लगता है कि 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। चुनाव की घोषणा 3-4 अक्टूबर को होगी। उसके आसपास अभी तो यहाँ तो हालत रही, आपको देखा होगा कि नामांकन शुरू हो जाता है तब तक उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जाता है। तो ये सब कुछ देखनी, इसमें जन स्वराज सबसे आगे रहेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ, जो सभी 243 सीट पर अकेले अपने बूथे लड़ रही है। अब बसपा ने भी घोषणा की है कि हम भी लड़ेंगे इस बार। फिर अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। तो खैर ये लोग तो अपना चुनाव में अपनी उपस्थिति दिखाने आ रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि अरविंद, ये आपको जन स्वराज का इफेक्ट होगा, वो एक दोधारी तलवार के रूप में है। किसका ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए कि 40 मुसलमान कैंडिडेट, 40 महिला कैंडिडेट, 70 अति पिछड़ा कैंडिडेट, और इस सब के बाद सभी दल की तरह लोक लुभावन वादे घोषणाएं। और तो उसका लक्ष्य है कि भाई नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना और तेजस्वी को सत्ता से आने से रोकना। चलिए, तो अभी हमारे साथ अरुण पांडे सर थे और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अरुण पांडे सर ने बहुत ही बारीकी के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझाया है कि किस तरीके से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। हालांकि इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी औपचारिक बैठक नहीं हुई है। सभी पार्टी अपना अपना होमवर्क कर रही है। जल्द उन लोग की औपचारिक बैठक होगी और उसके बाद जो है सीट शेयरिंग को लेकर के सारी गुत्थियां जो है वो सुलझाई जा सकती है और तस्वीरें सामने साफ होंगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।